नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मेरे पीछे लिखे शब्दों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर हम आज बात क्या करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है। तीसरे चरण का चुनाव पास में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीसरे चरण के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 12 जिलों की 69 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी और 826 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इस चरण में सपा और भाजपा के बीच चुनावी टक्कर की संभावना है। तीसरे चरण में जिन जिलों में चुनाव होना है वे हैं फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर। यूपी में तीसरे चरण के मतदान में सपा की लोकप्रियता की परख हो जाएगी। 2012 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो 59 विधानसभा सीटों में से 55 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की थी। बाकी की 14 सीटों में से 6 सीटें बसपा को, 5 भाजपा को, 2 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट निर्दलीय प्रत्याशी को मिली थी। 2012 के चुनाव में पूरे राज्य में सपा ने 224 सीटें जीती थीं, जिनमें से लगभग 25% इसी क्षेत्र की हैं। इस हिसाब से तीसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा सपा की साख दांव पर है। अपनी साख बचाने के लिए सपा ने इस क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं उसके कब्जे वाली सीटों को छीनने में दूसरे राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं। भाजपा की ओर से खुद प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र में चुनावी सभाएं की और सपा के काम करने के दावों को खारिज कर जनमत को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में करने की भरपूर कोशिश की। बसपा भाजपा से किसी तरह का साठगांठ या चुनाव बाद गठबंधन की अटकलों को खारिज करते हुए अपनी सीटें बढ़ाने पर लगी है। तीसरे चरण में 826 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। करीब 2 करोड़ 41 लाख वोटर इनके भाग्य का फैसला करेंगे। इसके लिए 25,603 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वहीं मुलायम सिंह ने तीसरे चरण में इटावा की जसवंत नगर सीट से पार्टी उम्मीदवार और अपने भाई शिवपाल यादव तथा लखनऊ छावनी सीट से अपनी छोटी बहू अपर्णा यादव के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। 19 तारीख को होने वाले उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव की तो हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। और बड़ी खबर ये आ रही है कि मुख्तार अंसारी जो है उनकी पैरोल पर रोक लगाई गई है। और आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की पैरोल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार तक के लिए रोक लगा दी है। और रोक के पीछे तर्क दिया गया है कि चुनाव का समय नजदीक है और चुनाव आयोग की याचिका पर यह फैसला सुनाया है दिल्ली हाईकोर्ट ने। मऊ विधानसभा से बसपा प्रत्याशी है मुख्तार अंसारी और उनकी जो पैरोल थी उस पर रोक लगा दिया। आज ही पैरोल पर वो बाहर आए थे और उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि चुनाव प्रभावित करने की संभावना की वजह से ये याचिका डाली गई थी चुनाव आयोग की तरफ से और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई है पैरोल पर। बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, पूर्वांचल के बाहुबली नेता है मुख्तार अंसारी और बसपा की तरफ से इस बार प्रत्याशी भी बनाए गए हैं। और चुनाव आयोग ने संभावना जाहिर की थी कि अगर ये बाहर आते हैं तो जो चुनावी प्रक्रिया है उस पर इसका असर पड़ेगा, जिसके चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने अब उनकी पैरोल पर रोक लगा दी है। मुख्तार अंसारी जो कि बाहुबली नेता के तौर पर पूर्वांचल में जाने जाते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी पैरोल पर रोक लगाई है। चुनाव प्रभावित करने की संभावना थी और उसी के चलते आपको बता दें कि ये रोक लगाई गई है बाहुबली मुख्तार अंसारी की पैरोल पर। आपको बता दें कि पूर्वांचल के बाहुबली नेता के तौर पर ये जाने जाते हैं। और इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं न्यूज रूम से लाइव। राकेश जी, जिस तरीके से पैरोल पर रोक लगाई गई है मुख्तार अंसारी का अगर इतिहास देखा जाए तो उनके इतिहास में क्रिमिनल रिकॉर्ड ज्यादा मिलते हैं और उसी के चलते चुनाव आयोग ने ये याचिका दायर की थी। तो अगर ये बाहर आते और जो संभावना चुनाव आयोग की तरफ से जताई गई थी कि चुनाव प्रक्रिया पर असर पड़ेगा, तो किस तरीके का असर पड़ सकता था, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए हिमांशु, मुख्तार अंसारी की अगर बात करें तो पूर्वांचल की राजनीति में खासा दबदबा रहा है इनका।
गाजीपुर के रहने वाले हैं और मऊ से कई बार विधायक रहे हैं और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि माफिया की छवि है इनकी, बाहुबली रहे हैं, हमेशा बाहुबल और धनबल के दम पर ये चुनाव जीतते आए हैं। मऊ की जो विधानसभा सीट रही है, बुनकर बाहुल इलाका है, मुस्लिम बाहुल इलाका है मऊ। इनके ऊपर जो कई ऐसे मामले हैं, संगीन मामले हैं, मसलन भाजपा के जो विधायक थे कृष्णानंद राय, उनकी हत्या का मामला है, ब्रजेश राय से इनकी गैंगवार जगजाहिर रही है। इसके अलावा मऊ में दंगों में भी इनके ऊपर आरोप तय हुए हैं। तमाम ऐसे मामले हैं जिनमें मुख्तार अंसारी जो है इनका नाम सामने आया और कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में ये अभी जेल में निरुद्ध चल रहे थे। इनको पैरोल पर बाहर लाया गया था, 15 दिन की पैरोल मिली थी इनको इलेक्शन में अपना प्रचार करने के लिए। लेकिन चुनाव आयोग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि अगर ये पैरोल पे बाहर आते हैं तो ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए इनकी पैरोल रोकी जाए। चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल सोमवार तक की इनकी जो पैरोल है उस पर रोक लगा दी है। सोमवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रखा है। उसके बाद इनकी पैरोल बढ़ाई जाएगी या इनको पैरोल पे आने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यह फैसला माननीय उच्च न्यायालय करेगा। हिमांशु। राकेश जी, जिस तरीके से ये सारी खबरें चल रही हैं और मुख्तार अंसारी की जो पैरोल है उस पर रोक लगाई गई है, इनका हमेशा से दबदबा रहा है, बाहुबल की इनकी छवि रही है और ये लोगों को सताने के लिए जाने जाते हैं, तो आने वाले समय में चुनाव पर इनका असर साफ दिखाई देता जब ये बाहर आते। इसको चलते ये याचिका दायर की गई थी। अब दर्शकों को ये बताइए कि जिस तरीके से इनका इतिहास रहा है, आने वाले समय में अगर ये चुनाव में जीतते हैं तो किस तरीके की इनकी कार्यशैली रहेगी और लोगों को किस तरीके से इनसे हानि पहुंच सकती है। राकेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राकेश जी, मुख्तार अंसारी की पैरोल पर रोक लगा दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर, और आपको बता दें कि रोक लगाने के बाद अब ये बाहर नहीं रह पाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इनकी बाहुबली की छवि रही है, अक्सर कर इनको जाना जाता है कि लोगों के बीच में ये बाहुबल अपना दिखाते रहते हैं और लोगों की परेशानियों में इजाफा करते हैं। केसेस भी कई सारे इनके ऊपर लगे हुए हैं। अब आने वाले समय में ये बसपा की तरफ से प्रत्याशी भी ये बनाए गए हो, आने वाले समय में ये चुनाव लड़ भी रहे हैं। चुनाव जीतकर ये राजनीति में अपना दबदबा स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर ये चुनाव जीतते हैं तो लोगों के लिए, इनके लिए किस तरीके का खतरा बन सकता है? देखिए हिमांशु, पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो पूर्वांचल में शुरू से ही इतिहास रहा है कि राजनीति में बाहुबलियों का दबदबा रहा है। अंसारी ब्रदर्स की बात करें तो अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, इनके भाई हैं सिबतुल्लाह अंसारी, तीनों लोगों का एक राजनीति में शुरू से ही दबदबा रहा है। बहुजन समाजवादी पार्टी में रहे, फिर बहुजन समाज पार्टी में आए, फिर निकाले गए। उसके बाद इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई कौमी एकता दल, उससे विधायक हुए, वापस बहुजन समाज पार्टी ने इनको अपनी पार्टी में शामिल किया। तो एक ये फैक्टर देखा गया है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी सीट निकालने के लिए बाहुबलियों का सहारा लेती आई हैं। जैसे समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद का सहारा लिया, बहुजन समाज पार्टी ने वापस अंसारी ब्रदर्स को अपने खेमे में वापस ले लिया। तो एक फैक्टर बना हुआ है पूर्वांचल के अंदर कि अगर चुनाव जीतना है तो बाहुबलियों को टिकट देना है, और पूर्वांचल बाहुबलियों का गढ़ माना जाता है। जनता नकार चुकी थी इन लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वोट बैंक की बात आती है, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी का एक फिक्स वोट बैंक है, दलितों का वोट बैंक है, पिछड़ों का वोट बैंक है। तो जब कोई भी प्रत्याशी मैदान में आता है तो जो उनका वोट बैंक है वो तो उनको मिलना ही मिलना है। इसके बाद मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो हैं, जो बुनकर बाहुल एरिया है, मुस्लिम बाहुल एरिया है, उनके वोट को लेकर भी वो सिंपैथी लेकर उनका वोट लेते हैं और जीतते आए हैं। तो इन्हीं चीजों को देखकर बहुजन समाज पार्टी ने इस बार अंसारी ब्रदर्स को मैदान में उतारा है। और निश्चित तौर पर ऐसे लोग राजनीति के लिए खतरा है, समाज के लिए खतरा है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जिस तरह से राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, ऐसे परिवेश में ऐसे नेताओं का ही बोलबाला है, चाहे राजनीतिक पार्टियां इनको टिकट दें या ना दें। ये निर्दलीय भी चुनाव जीते हैं मुख्तार अंसारी, कई बार अपनी पार्टी बनाकर भी जीते हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां इनको अपने साथ मिलाने में ही अपना फायदा समझती हैं। बिल्कुल, राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे में लाने के लिए अपना फायदा समझती हैं। इसी के चलते बीएसपी ने भी इस बार इनको टिकट दिया। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे विशेष संवाददाता न्यूज रूम से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका साफ कहना था कि बाहुबली मुख्तार अंसारी को सिर्फ इसीलिए बीएसपी की तरफ से टिकट दिया गया ताकि आने वाले चुनाव में बीएसपी अपने आप को मजबूती के साथ उभार सके। हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश चुनाव की, और उत्तर प्रदेश के
तीसरे चरण का चुनाव 19 फरवरी को होना है। और हमने एक खबर भी देखी थी जिसमें पूरे विश्लेषण किया गया था कि किस तरीके का चुनाव ये रहने वाला है और पिछले 2012 में किस तरीके का ये चुनाव रहा था। अब हम ग्राफिक के जरिए जानेंगे कि किस तरीके का रहा था 2012 में चुनाव का आंकड़ा और किस तरीके के रिजल्ट सामने आए थे 2012 में। 2012 के चुनाव में पूरे राज्य में सपा ने 224 सीटें जीती थीं। 2012 के चुनाव में जो 224 सीटें जीतकर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी उत्तर प्रदेश में, जिनमें से लगभग 25% इसी क्षेत्र की हैं, जिस क्षेत्र में अब चुनाव होने हैं तीसरे चरण के, और इस क्षेत्र की सीटों पर सपा ने परचम फहराया था। इस हिसाब से तीसरे चरण में सबसे ज्यादा सपा की साख दांव पर लगी हुई है। 2012 के चुनाव में पूरे राज्य में सपा ने 224 सीटें जीती थी और 25 सीटें उस क्षेत्र थी जहां पर अब तीसरे चरण का चुनाव होना है और साख जो है समाजवादी पार्टी की दांव पर लगी हुई है। और तीसरे चरण की जो सबसे चर्चित सीटें हैं उनमें इटावा की जसवंत नगर और लखनऊ छावनी सीटें शामिल हैं। और आपको बता दें कि इटावा की जसवंत नगर की जो सीट है वहां से मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और शिवपाल यादव इस पूरे साल आपको बता दें कि सुर्खियों में रहे थे पिछले साल, और इस चुनाव में भी सुर्खियों में हैं क्योंकि उनको लेकर के समाजवादी पार्टी में काफी बवाल भी हुआ था। लखनऊ छावनी सीट्स की बात की जाए अगर, तो वहां से सपा की छोटी बहू अपर्णा यादव चुनाव लड़ रही हैं और भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ छावनी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। मुकाबला समाजवादी पार्टी और भाजपा में आमने सामने का है। इसके अलावा अखिलेश के चचेरे भाई अनुराग यादव, प्रदेश के राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल की साख भी दांव पर लगी हुई है। बसपा को छोड़कर भाजपा में गए ब्रजेश पाठक के भाग्य का फैसला होना है और उनकी भी साख एक तरीके से दांव पर लगी हुई है क्योंकि उन्होंने मायावती का साथ छोड़कर कमल का साथ लिया है और कमल के साथ इस बार वो लखनऊ मध्य सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जैतपुर सीट से कांग्रेस के पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया अपने चुनावी मैदान में हैं और आपको बता दें कि पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया की भी साख एक तरीके से दांव पर लगी हुई है। और इस बार मैदान में 826 प्रत्याशी हैं। करीब 2,41,00,000 वोटर इनके भाग्य का फैसला करेंगे। जो 826 प्रत्याशी हैं इसके लिए 25,603 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं मतदान के लिए। बाराबंकी में केवल 3 उम्मीदवार मैदान में हैं और आपको बता दें कि 826 कुल उम्मीदवार इन सीटों पर मैदान में हैं। सबसे ज्यादा उम्मीदवार इटावा सीट पर इस बार मैदान में हैं। यहां 21 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और सबसे कम उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो वो बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट से हैं और तीसरे चरण में 826 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। और इन 826 उम्मीदवारों में आपको बता दें कि जो सबसे ज्यादा दिग्गज माने जाते हैं उनकी साख दांव पर लगी है। 2012 के चुनाव पर पूरे राज्य में जो 224 सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने और परचम लहराया था, अपनी सरकार बनाई थी पूर्ण बहुमत के साथ। इस बार समाजवादी पार्टी की साख सबसे ज्यादा दांव पर है और खासकर अखिलेश यादव का नेतृत्व। और आपको बता दें कि तीसरे चरण में सबसे ज्यादा सपा की दांव पर है साख क्योंकि 25 सीटें जो क्षेत्र है तीसरे चरण का जो मतदान होना है 19 फरवरी को, वहां से जीती थी समाजवादी पार्टी ने। और हमारे साथ दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। दीपक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। तीसरे चरण का मतदान होना है 19 फरवरी को और इस बार समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है जो एरिया, वहां भी वोटिंग होनी है इस तीसरे चरण के मतदान में। और सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्या समाजवादी पार्टी अपना पुराना जो प्रदर्शन था जो 2012 में किया था पार्टी ने, क्या वो दोबारा से दोहराने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि पार्टी के अंदर जिस तरीके का कलह मचा हुआ था वो जग जाहिर है और मतदाता भी इस बार भ्रमित नजर आ रहे हैं। देखिए, मतदाता कहीं से भ्रमित नहीं है। जो पहले और दूसरे चरण का चुनाव हुआ है जिसमें रिकॉर्ड सीटें हमको मिल रही हैं, और रहा सवाल तीसरे चरण का, तीसरे चरण में भी हम लोग 2012 का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। और अब तो साइकिल के हैंडल को हाथ का साथ भी मिल गया है। समाजवादी पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही है, तो मैं समझता हूँ पिछले बार से ज्यादा अब की बार सीटें आएंगी और निश्चित रूप से समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। दीपक जी, सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि अगर आपको इतनी उम्मीद थी तो कांग्रेस का साथ नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस पर अक्सर कर आप लोगों की तरफ से निशाना साधा जाता था और
इतने कॉन्फिडेंट थे तो फिर कांग्रेस का साथ क्यों लिया गया? और इसी को लेकर के विपक्षी दल आपकी कार्यशैली जो है उस पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी चीज सामने ये आती है कि आपकी पार्टी के अंदर ही आपके जो दिग्गज नेता थे उनका विवाद देखने को सामने आया, जिसमें शिवपाल सिंह का नाम प्रमुखता से उठाया जाता है। और यादव पट्टी जो है उसमें भी चुनाव होना है तीसरे चरण में, तो क्या लगता है कि इस बार यादवों का दिल जीत पाएंगे आप? यादव जी हैं, चुनाव निशान साइकिल हमारे साथ है। माननीय शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। माननीय नेताजी चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी उनकी लखनऊ में चुनाव प्रचार उन्होंने किया, इटावा में प्रचार किया, कल भी इटावा जा रहे हैं, वोट डालने जा रहे हैं। तो ऐसा कोई विवाद नहीं। दीपक जी, आप कह रहे हैं कि नेताजी प्रचार कर रहे हैं और शिवपाल सिंह जी जसवंत नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जसवंत नगर में जब जनसभा की थी शिवपाल सिंह यादव ने साफ कहा था कि वो चुनाव में जीतने के बाद नई पार्टी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने बाद में यू टर्न भले ले लिया हो, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपकी पार्टी की जो छवि है उसको लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं मतदाताओं के बीच में। देखिए, ऐसी कोई नहीं है, मतदाता कतई भ्रमित नहीं है। मतदाता पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ है और उसको सिर्फ और सिर्फ साइकिल चुनाव निशान दिख रहा है। वो साइकिल चुनाव निशान के का खाने का बटन दबा रहा है। पहले चरण में, दूसरे चरण में भी यही हम लोगों को जो है सूचना मिली और तीसरे चरण में भी हम समझते हैं कि 2012 का रिकॉर्ड टूटेगा और प्रचंड बहुमत से समाजवादी सरकार बनेगी दोबारा 2017 में। दीपक जी, एक सवाल और यहां पर ये खड़ा हो रहा है, विपक्षी दलों की तरफ से भी उठाया जा रहा है। अपर्णा यादव जो कि सपा परिवार की छोटी बहू हैं और पहली बार उनको टिकट दिया गया है। इससे पहले एक तरीके से वो दरकिनार रहती थी, पार्टी की तरफ से उनको कोई तवज्जो नहीं ज्यादा दी गई, लेकिन जब लगा कि बीजेपी की तरफ से उनको टिकट मिल जाएगा तो समाजवादी पार्टी ने दांव चला और अपनी छोटी बहू को मैदान में उतार दिया। क्या लगता है कि अपने फायदे के लिए समाजवादी पार्टी, जिसको लग रहा है कि कहीं सत्ता हाथ से ना चली जाए, इसलिए अपर्णा यादव को टिकट देकर मैदान में उतारा है लखनऊ से? देखिए, समाजवादी पार्टी अगर चाहती है और समाजवादी पार्टी संघर्षों के कोख से पैदा हुई पार्टी है और समाजवादी पार्टी में जो भी है चुनाव लड़ करके आगे बढ़ा। अगर समाजवादी पार्टी चाहती, माननीय नेताजी चाहते, मुख्यमंत्री जी चाहते, माननीय अखिलेश यादव जी चाहते तो उनको निश्चित रूप से बैकडोर से मिलती बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने संघर्ष से रास्ता चुना और ये सारी बातें बेबुनियाद है कि भारतीय जनता पार्टी में उजारी थी। भारतीय जनता पार्टी से हमको टिकट मिल रहा था। बेबुनियाद की बात नहीं है दीपक जी, क्योंकि कई बार अपर्णा यादव वो कई बार बीजेपी के नेताओं की तारीफ करती सुनी गई हैं और कई बार उन्होंने खुले मंच से तारीफ की है बीजेपी की। तो किसी की तारीफ कर देना, किसी के काम की तारीफ कर देना, वैसे तो बहुत से लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने, इवन कांग्रेस के लोगों ने समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों की, समाजवादी पार्टी के जो किए हुए कामों की उनकी प्रशंसा की है। चलिए, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं फिर बाद में आपसे बात कर लेता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ परसों चुनाव है तो मैं निकल रहा हूँ। हम लोग उसी में लगे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी इस तमाम जानकारी के लिए। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उनका साफ कहना था कि किसी का भी तारीफ कर देना ये नहीं निकाल देता है कि वो उस पार्टी से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वो इस बात का जवाब दे रहे थे अपर्णा यादव की सीट पर जो उतारा गया है लखनऊ से, उनको लेकर। हमारे साथ सत्याबेन जुड़ गई हैं, जो कि कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं। और आपको बता दें सत्याबेन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। कांग्रेस की भी साख इस बार दांव पर लगी है उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस चुनावी मैदान में है। समाजवादी पार्टी की जो साइकिल चुनाव चिन्ह है उसकी सवारी की है कांग्रेस ने अपनी चुनावी जमीन को मजबूत करने के लिए। क्या ये सवारी जो की है साइकिल की आने वाले समय में कारगर साबित हो सकती है कांग्रेस के लिए यूपी में? देखिए, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें सांप्रदायिक शक्तियों से को दूर रखने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है और उसमें निश्चित रूप से जनता का समर्थन मिल रहा है और समर्थन से ही सरकार दोबारा फिर से बनेगी, इतना कह देना चाहती हूँ। दूसरी बात यह है कि आज का जो बयान इनका है बहुत ही घटिया इमोशनल ड्रामा जो किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि हमने यूपी ने हमको गोद ले रखा। अरे भाई, यूपी क्यों गोद ले रखा? इस तरह की घटिया इमोशनल बातें करके इससे लोगों, यूपी के लोगों को कम से कम जी, अगर घटिया इमोशनल की बात की जाए तो राहुल गांधी भी इसमें कम नहीं पड़ते। उन्होंने भी कहा कि डीडीएलजे लाने वाले थे लेकिन गब्बर सिंह आ गया, तो इसका मतलब क्या निकलता? घटिया तो ये भी नजर आता है ना। ये जो इस तरह का यूपी ने हमको गोद ले रखा, क्यों? यूपी में करोड़ों की आबादी है। क्या यूपी, देखिए, गोद वो लेता है जिसके घर में औलाद नहीं होती है, बच्चे नहीं होते। क्या यूपी में औलाद नहीं है? क्या यूपी के बच्चे नहीं है? यूपी में एक से एक इतिहास गवाह है, एक से एक योग एक से एक धुरंधर लोग पैदा हुए हैं यूपी में और अभी भी हैं। और मैं अगर इसको वो न करें तो इन्हीं की पार्टी में क्या राजनाथ सिंह इनसे कम है?
क्या मुरली मनोहर जोशी इनके काम है? सत्याबेन, हम यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। हरिश्चंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी नेता है। हरिश्चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सत्याबेन जी हमारे साथ जुड़ी हुई कांग्रेस की तरफ से। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने उनको गोद ले लिया है। ये घटिया बयान वो बता रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जबकि राहुल गांधी कहते हैं कि डीडीएलजे के सपने दिखाए और गब्बर सिंह मैदान में आ गया। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी का सीधा कटाक्ष प्रधानमंत्री के ऊपर था। हरिश्चंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तकनीकी खराबी के चलते हरिश्चंद्र जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सत्याबेन जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। सत्याबेन जी, बीजेपी की तरफ से आपने कह दिया कि बयान दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, लेकिन प्रधानमंत्री का बयान इतना खराब नहीं था जितना आपने बता दिया। लेकिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री को गब्बर से तुलना कर देते हैं। ये कहां की समझदारी है? तो गुजराती बेटा भी बन के करते, लेकिन ये तो घुसपैठिए है यूपी के लिए। बात यहाँ घुसपैठिए की उसकी नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, घुसपैठिए कैसे आपने कह दिया? क्योंकि प्रधानमंत्री तो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं ना, तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हुए। लेकिन गब्बर सिंह की से तुलना कर देना प्रधानमंत्री की राहुल गांधी के द्वारा, जो कि समझदारी का ढिंडोरा पीटते हैं, ये कहां की समझदारी है? क्या चीज? गब्बर सिंह से प्रधानमंत्री की तुलना कर देना राहुल गांधी जी के द्वारा, जो कि ढिंडोरा पीटते हैं कि वो काफी समझदार हैं, तो ये कहां की समझदारी है? इसमें गलत नहीं है कुछ भी। अब जिस तरह का इनका बॉडी लैंग्वेज होता है, ताली पीट के और हाथ नचा नचा के, ये प्रधानमंत्री की पद की सत्याबेन जी, मैं है। आपको रोकना चाहूंगा। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी एक बार फिर बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हरिश्चंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। सत्याबेन कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया वो घटिया बयान है कि यूपी ने उन्हें गोद ले लिया है। तो ऐसे में, और राहुल गांधी का बयान है कि डीडीएलजे के सपने दिखाए गब्बर सिंह सामने आ गया, जिससे सीधा कटाक्ष था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। क्या कहेंगे आप इस बयान को लेकर के? हेलो हरिश्चंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। तकनीकी खराबी के चलते अभी हमारी संपर्क जो है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है हरिश्चंद्र जी से। दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का जो मतदान होना है उसको लेकर के। सत्याबेन, जो कि पूर्व राज्यसभा सांसद है कांग्रेस की तरफ से, वो हमारे साथ बनी हुई है। ब्रेक के लिए यहाँ पर एक रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सत्याबेन से आगे भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और लगातार हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 19 फरवरी को तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव की। विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार हम बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ सत्याबेन, जो कि कांग्रेस से पूर्व राज्यसभा सांसद रह चुकी हैं, वो लगातार जुड़ी हुई है। सत्याबेन जी, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आने वाले समय में और जो विधानसभा चुनाव है इसके नतीजे जब आएंगे तो क्या कांग्रेस जो अपनी चुनावी जमीन खो चुकी है उत्तर प्रदेश में, काफी समय से तलाश कर रही है, उसको तलाश जो है वो पूरी हो पाएगी? और जो मजबूती हासिल करना चाहती है कांग्रेस, क्या वो मजबूती हासिल कर पाएगी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? तो आपको बता दें कि सत्याबेन जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है और हम लगातार जो बातचीत कर रहे हैं वो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की। और विधानसभा चुनाव जो है वो 2 चरण हो चुके हैं। तीसरा चरण जो है वो 19 फरवरी को होना है और 19 फरवरी को जो तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है उसमें दिग्गजों की जो साख है वो लगी हुई है दांव पर। तीसरे चरण में आपको बता दें कि जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनमें भाजपा की तरफ से रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ छावनी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। सत्याबेन एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। सत्याबेन जी, हम लगातार बातचीत कर रहे थे कि तीसरे चरण का चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश में जो चुनावी जमीन कांग्रेस की खोई हुई है उस खोई हुई जमीन को तलाशने की कोशिश की जा रही है, मजबूती अपने आप को देने की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश में, ताकि 2019 में जो चुनाव होगा लोकसभा का उसके लिए कांग्रेस मजबूती से उभर सके। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल, उसकी सवारी की है सत्याबेन कांग्रेस ने। क्या लगता है कि ये सवारी कारगर साबित होगी आने वाले समय में? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो मैं आपसे सहमत इस बात से नहीं हूँ कि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है।
मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ समय से जब से इन्होंने सांप्रदायिकता की आंधी शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से जो जिस तरह से सांप्रदायिकता बिल्कुल एक तरह से, वो मैं कहना चाहती हूँ कि एक तरह से कंपटीशन सा हो रहा था, उस आंधी में कांग्रेस अपने सेकुलर चरित्र पर खड़ी हुई है। तो इसको, हेलो, हाँ जी जी मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। तो उसको आप जमीन खोना नहीं कह सकते। हमें इस बात का फक्र है आज भी, बेशक चाहे हमारी सीटें कम आई हो, लेकिन हमने अपना चरित्र नहीं खोया है। सांप्रदायिकता और जातिवाद और धार्मिक उन्माद का सहारा हमने कभी नहीं लिया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी और उसके जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, बहुत ही कारीगर प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से हाथ नचा नचा के, ताली बजा बजा के और जिस तरह से बात करते हैं। आज उन्होंने कहा था कि मैं उत्तर प्रदेश का कर्जा उतारूंगा। बेटा होने के नाते इनको, अरे भाई मैं इतनों को पूछना चाहती हूँ कि अपने माँ का ही कर्जा उतार लेते नोटबंदी में। इस इतनी बूढ़ी माँ को बेचारी, इतनी मैं उनका श्रद्धा के साथ कहना चाहती हूँ कि उनको नोटबंदी में 2000 रुपए लेने के लिए और बैंक की लाइन में लगना पड़ा। सत्याबेन जी, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां अगर पैसे निकालने के लिए बैंक की लाइन में गई तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां का ख्याल नहीं रखते। उन्होंने मिसाल पेश की कि मैं हर किसी के साथ एक समान व्यवहार करना जानता हूं, चाहे फिर वो मेरी मां हो या फिर अन्य आवाम हो जो देश की है। ये घिनौना तर्क है, ये बिल्कुल बेतुका घिनौना तर्क है। ये आप नहीं कह सकते सत्याबेन जी। जी देखिए, कोई भी माँ पड़ोसी होते हैं। आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिश्चंद्र जी, सत्याबेन हमारे साथ जुड़ी हुई है और उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा में कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश का कर्जा उतार देंगे, लेकिन नोटबंदी के दौरान अपनी माँ का कर्जा नहीं उतार पाए और उनकी माँ को लाइन में लगना पड़ा। और उनका कहना है कि ये बहुत गलत बात है और ये रवैया बड़ा गलत है प्रधानमंत्री का। क्या कहेंगे आप इस पर? हरिश्चंद्र जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तकनीकी खराबी के चलते हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम लगातार संपर्क साधने की उनसे कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही संपर्क होगा हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सत्याबेन लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सत्याबेन, आपका कहना है कि हाथ नचा नचा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियों में भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन हाथ नचाने की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी कहीं पीछे नहीं है। 27 साल यूपी बेहाल का आपने नारा दिया और फिर 27 साल यूपी बेहाल का जो आरोप लगाया समाजवादी पार्टी पर, उन्हीं के साथ आप हो लिए और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री हाथ नचा नचा कर रैलियां कर रहे हैं। रैलियों में हाथ नचाने का काम तो राहुल गांधी ने भी किया और हाथ नचाते हुए अखिलेश यादव को गले लगा लिया। करती हूँ कि एक प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, बात करने की, भाषण देने की एक गरिमा होती है। इस तरह से सर्कस की तरह ये करके नहीं करना चाहिए, इनको सम्मान अपने पद का रखना चाहिए। दूसरी बात रहा कि ये चुनाव में कितना ही वो नौटंकी करे, वो सत्ता में नहीं आने वाली। सत्ता में ये तीसरे नंबर पर रहेंगे, पहले नंबर पर। चलिए, तीसरे नंबर पर रहेंगे, आपकी बात मान लेते हैं। हमारे साथ बसपा की तरफ से रितु सिंह जुड़ गई हैं, बीएसपी नेता हैं। रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक है, तीसरे चरण का चुनाव 19 फरवरी को होना है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। बीएसपी की तरफ से इस बार पुरजोर कोशिश की जा रही कि सत्ता में वापसी कर ले। कांग्रेस दलील दे रही है, समाजवादी पार्टी दलील दे रही है कि बीएसपी इस बार सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी, ऐसा जनसभाओं में सुना गया है। आपका क्या कहना है इस मामले पर? कि सपा सरकार ने प्रदेश को बद से बदतर कर दिया है। महिलाओं के साथ उत्पीड़ना इतनी ज्यादा हुई कि शायद मुख्यमंत्री को अब तक शर्म आ जानी चाहिए थी कि उनके प्रदेश में और लोगों को रोजगार कितना मिला। ये सब चीजें जो है सपा सरकार ने उस प्रदेश को, इन्होंने जो फैमिली ड्रामा किया, तो ये भी बहुत सारी अटकलें आ रही हैं। और भाजपा का तो आपने चेहरा देख ही लिया है कि जुगलों की राजनीति करते हैं ये लोग। इन्होंने आज तक क्या किया है? इन्होंने जो वादे किए वो तो निभाए नहीं। आज यूपी में इनको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मुझे गोद ले। क्या यूपी में कोई इंसान नहीं है जो इनको गोद लेंगे? तो ये भाजपा का चेहरा है और सपा को तो सब कुछ देख ही चुके हैं लोग। तो अब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनना क्या कहते हैं बिल्कुल पक्का है। कांग्रेस के बारे में आपका क्या कहना है? क्यों राहुल गांधी गाए बगाए कांग्रेस की तरफ से तीर छोड़ते रहते हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर? आप बताइए ना, कांग्रेस का क्या वजूद है? 27 साल से बाहर है, अगर काम किया होता तो 27 साल से वो क्या कहते हैं, इलेक्शन तो हर 5 साल बाद होते हैं ना। बिल्कुल। कांग्रेस की तरफ से सत्याबेन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, क्या जवाब देंगी आप सत्याबेन जी?
देखिए ऐसा है, ये आरोप मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया कि देखिए इन लोगों का जो धर्म की और जात की राजनीति और धार्मिक उन्माद जो फैलाया जा रहा था, उसमें हम आज भी हमारा चरित्र मजबूती के साथ हमारी बहन जी क्या एक उससे क्या कहते हैं वो सत्ता में आती हैं, वो 4 बार मुख्यमंत्री बनी है तो उन्हें सब समाज के लोग वोट देते हैंगे, तब वो मुख्यमंत्री बनती है। तो इस तरह के अटकलें जो लगाती हैं ये पार्टियां, ये मुख्यमंत्री बनती है तो पूरे प्रदेश की मुख्यमंत्री बनती थी, समझे ना। तो इस बार अब वो सत्ता में आने वाली नहीं है, अब देखना छोड़ दो। तुम ये कौन सी पार्टी से बोल रहे हैं? एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए। सत्याबेन जी जब बोल रही हो तो रितु जी आप चुप रहिए, और जब रितु जी बोल रही हो तो सत्याबेन जी आप चुप रहिए। एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात आसानी से हम भी समझ पाएंगे और हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। रितु जी आप बोलिए। हाँ जी, देखिए सपा सरकार में बताओ मत, ये बुलंदशहर वाला मुद्दा क्या करा अखिलेश जी ने, और अभी भी इनके एक मंत्री का केस में फंस गए हैं। तो आज तक ये कभी सुधरे नहीं और ये कभी सुधरेंगे भी नहीं। कब्जा करना इन्होंने सरकारी जमीनों पे आज तक छोड़ा नहीं, ना छोड़ेंगे। लूटपाट की जो क्या कहते सारी जो डिपार्टमेंट है उसके लिए, पीडब्ल्यूडी के लिए, इसके लिए, तो जितनी भी इन्होंने आपस में जो मंत्री थे सारे, और आप देखिए सिर्फ ऊपर से नीचे तक सिर्फ यादवों का वो है। तो इन लोगों ने किस तरह 5 साल इनको दिए थे ना लोगों ने, 5 साल में इन्होंने लोगों को क्या दिया? इनसे पूछिए कि इन्होंने लोगों को क्या दिया। कुछ नहीं दिया। इन्होंने उस प्रदेश को बद से बदतर कर दिया है, और भाजपा का चेहरा तो पूरी दुनिया में उजागर हो चुका है कि भाजपा किस तरह की राजनीति करती है और मोदी जी किस तरह की राजनीति करते हैं। मोदी जी किस तरीके की राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति से अगर सबूत लेना है तो केंद्र सरकार से ले सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में सत्ता में अगर कोई काबिज है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सत्याबेन जी लगातार आप हमारे साथ बनी हुई हैं और लगातार हम आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव को फिर गले लगा लिया। गले लगाने के बाद दोनों लोग अच्छे लड़के का दावा कर रहे हैं कि हम अच्छे लड़के हैं, और राहुल गांधी अच्छे होने का दावा करने के साथ साथ टिप्पणियां भी इस तरीके की कर रहे हैं जो उन्हें शोभा नहीं देती हैं। जैसे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना आज जनसभा में गब्बर सिंह से कर दी, तो इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए ऐसा है, गब्बर सिंह को करके उन्होंने उनके आचरण की तुलना की है। जिस तरह से वो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, ये वाकई ये गलत नहीं कहा उन्होंने। अच्छा सत्याबेन जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, उन्होंने गलत नहीं कहा। एक तो राहुल गांधी जी समझदारी होने का दावा करते हैं कि वो बहुत समझदार हैं, और फिर दूसरे सामने वाले जिसके खिलाफ टिप्पणी करते हैं उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। गलत साबित करने वाले जिस आदमी को गलत वो बताते हैं, उसे गलत साबित करने के लिए अगर गलत भाषा का प्रयोग किया जाए तो समझदारी किसके अंदर हुई फिर? देखिए शतम साध्य समाचारित, समझे ना। जो गलत आदमी भाषा बोलता है उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाता है। अच्छा, जो जैसा होता है उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के नरेंद्र मोदी, और पद की भी कुछ गरिमा होती है। प्रधानमंत्री के पद पर अगर कोई शख्स बैठा है तो उस पद की तो गरिमा रखनी चाहिए ना। सही बात है, वो हमारे देश चाहे हम कुछ भी ठीक है वो जुमलों की राजनीति करते हैं, लेकिन देश के एक प्रधानमंत्री को, किसी भी सरकार को ऐसे नहीं बोलना चाहिए जिससे कि लोगों को बुरा लगे। क्या कहेंगी सत्याबेन जी? रितु सेन जी आप पर ही सवाल उठा रही हैं। नहीं देखिए ऐसा है कि पहले तो प्रधानमंत्री को अपने पद की गरिमा रखना चाहिए। प्रधानमंत्री के पद के इतना स्तर गिरा दिया है, लेकिन भाषणों में और इनके बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से और इनके व्यवहार में दिखाई देता है, वो एक शर्म की बात है। और उसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को बहुत इरिटेशन होता है जब ये कहते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया। सत्याबेन जी आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को इरिटेशन होती है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा और कांग्रेस की जनसभा अगर देखी जाए, लोग अगर इरिटेट होते तो हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग नहीं पहुंचते। जबकि कांग्रेस की जब जनसभा होती है, राहुल गांधी की जनसभा होती है, तो राहुल गांधी जी बोलते बोलते ही भूल जाते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है कि ये एक तरफा आपकी जो बोलने का मीडिया का भी है, जिस तरह से व्यवहार, बोलने का सवाल जवाब, ये भी मैं सत्याबेन जी मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। हरिश्चंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। बीएसपी की तरफ से रितु सिंह जी और कांग्रेस की तरफ से सत्याबेन हमारे साथ लगातार बनी हुई है, और दोनों ही पार्टियों की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है, खासकर कांग्रेस की तरफ से, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया कि उत्तर प्रदेश ने उन्हें गोद लिया है, वो बयान शर्मनाक था। आप क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, ये कांग्रेस और सपा समाजवादी पार्टी हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनको हर बात में कुछ न कुछ आपत्ति नजर आती है। वास्तविकता है कि इनकी, आप देखिए कि इनका गठबंधन के दोनों नेताओं ने
अब तक का 2 चरण का चुनाव पूरा हो चुका और तीसरा चरण का चुनाव का आज प्रचार समाप्त हो गया है। इसमें इनके कुल 2 रोड शो हुए हैं, 2 कुल जनसभाएं हुई और 2 प्रेस। तो इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि ये कितने हारे और थके हुए लोग हैं। तो अब इनको हर बात में, भारतीय जनता पार्टी के हर काम में, हर बात में इनको परेशानी नजर आती है, जबकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से जनता पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई है और एक तरह से जो आंधी परिवर्तन की थी भारतीय जनता पार्टी की, वो धीरे धीरे सुनामी बनती जा रही है। तो उसका उसी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो इन लोगों में है और उसी की अभिव्यक्ति है लोग। हरिश्चंद्र जी, सत्याबेन का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश की जनता इरिटेट हो चुकी है और इसी के चलते वो जो बयानबाजी करते हैं उससे जनता उनसे मुंह फेर लेगी। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर सत्याबेन को? तो देखिए कि उस प्रत्यक्षम किम परिमाणम, तो प्रत्यक्ष है सामने की आदरणीय मोदी जी को जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग आते हैं सुनने के लिए और किस उत्साह के साथ आते हैं, तो उसकी अभिव्यक्ति में बिना कुछ उस पे उनकी बात पे टिप्पणी किए हुए आप इससे पूरी तरह से प्रामाणिक आकलन उसका कर सकते हैं। हरिचंद्र जी, एक सवाल आपसे मैं ये भी करना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ जो पहले हुआ करती थी रीता बहुगुणा जोशी, अब वो बीजेपी की तरफ से समाजवादी पार्टी की छोटी बहू अपर्णा यादव से मुकाबला कर रही हैं लखनऊ कैंट सीट से। उनसे क्या उम्मीदें लगाएंगे आप आने वाले इस चुनाव में? क्या वो प्रदर्शन उम्मीदों के हिसाब से कर पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस से उनका मोहभंग हुआ, इसके बाद ही उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो ऐसे में बीजेपी की उम्मीदें क्या है रीता बहुगुणा जोशी से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जो भी लोग पार्टी नेतृत्व से और पार्टी की नीतियों को प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और जो उसकी मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्य हैं। और जो पार्टी की नीतियां हैं, सबका साथ सबका विकास, वही हम सबसे पार्टी की सबसे अपेक्षा, आदरणीय मोदी जी की सबसे अपेक्षा है। सभी लोग सबके साथ सबके विकास के लिए काम करेंगे। सत्याबेन जी, क्या कहना चाहेंगी? बीजेपी की तरफ से तो साफ कहा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ नेताओं का मोहभंग हुआ, इसीलिए बीजेपी के साथ आ गए और ये बात कहीं ना कहीं साबित भी हो जाती है क्योंकि आपके दिग्गज नेता जो हमेशा आपकी पार्टी को मजबूती देते थे वो आपका साथ छोड़ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आपकी चुनावी जमीन जो आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अच्छा हम प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन किसके बूते पर करेंगे आप? देखिए, अवसरवादी नेता कभी किसी पार्टी को मजबूती नहीं देते। यहाँ रीता बहुगुणा को क्या नहीं दिया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, सब कुछ दिया, इतना वोट दिया, इतना सम्मान दिया। अब ये तो अवसर बनता है, ये लालच की गद्दारी है। तो इनको गद्दारी की सजा वही दिल्ली वो लखनऊ कैंट की जनता सुना देगी। लखनऊ कैंट की जनता इनको गद्दारी का सबक सिखा देगी। चलिए सत्याबेन जी, ठीक है, आप जो कह रही हैं आपकी बात मान लेते हैं। आने वाले 11 मार्च को पता चल जाएगा कि क्या जनता ने फैसला लिया है। रितु सिंह जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीएसपी की तरफ से। रितु सिंह जी, बीएसपी की तरफ से इस बार कोई खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार में भी अकेले कमान अगर संभाली है तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने, और जबकि आपकी भी पार्टी के कुछ नेता ऐसे हैं जो दिग्गज हुआ करते थे, वो छोड़कर आपकी पार्टी को बीजेपी में शामिल हो गए और आप लोगों का दावा है कि आप आने वाले समय में सत्ता में काबिज हो जाएंगे। सत्ता में किस तरीके से काबिज होंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार में आपका उस तरीके का असर नहीं दिखाई देता है? देखिए, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग पूरे 5 साल काम करते हैं। हमारे यहाँ स्टार प्रचारक ये जिस तरह ये लोग सिर्फ टाइम आने पे स्टार प्रचारक को यूज करते हैं, और हमारे यहाँ जो हर नेता हर वर्कर क्या कहते हैं 5 साल काम करता है, तो हमें इतने स्टार प्रचारक की उस समय ऐसी जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा काम बोलेगा। और जो बदल गए हैं आप बताइए, वो तो पहले ही पार्टी में क्या कहते सक्रिय नहीं थे, ठीक से काम नहीं कर रहे थे, उनका रुझान तो दूसरी जो भाजपा में ये गए हैं। रितु सिंह जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। आपने कहा कि हमारा काम बोलता है और काम के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। अगर इतना ही काम बोलता था तो 2012 में बीएसपी की इतनी दुर्गति जो हुई थी चुनाव में वो नहीं होती। दूसरी चीज, आपका कहना है कि जो लोग अवसरवादी राजनीति करते हैं, जो काम नहीं करते हैं, वो पार्टी को छोड़कर चले गए दूसरे दलों में, लेकिन जब तक वो पार्टी में थे और जब तक उन्होंने टिकट की मांग नहीं रखी थी तब तक आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे सबसे अच्छे नेता हैं और आने वाले चुनाव में ये हमारे स्टार प्रचारक होंगे। तो क्या स्टार प्रचारक की ये परिभाषा होती है कि सिर्फ सर्वे सर्वा मायावती रहे? हेलो जी, तो आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। मैंने कहा कि आप सपा सरकार की तरह पूरे परिवार को परिवारवाद पार्टी बनाएं। यहाँ जो लोग काम करते हैं उनको कर दिया जाता है और लालच करते हैं वो लालच। अभी सपा सरकार की हालत देखना,
जो हमारे यहाँ 100 टिकटें बांटते थे। यहाँ उन बात लोगों की- आपसे सवाल मैंने किया बीएसपी को लेकर के, समाजवादी पार्टी को लेकर के नहीं की। बीएसपी में स्टार प्रचारक की परिभाषा क्या है? सिर्फ ये होती है कि मायावती के हाथ में चुनाव की सिर्फ कमान रहे और बाकी जो नेता है वो एक साइड रहे। लालची लोगों का कहीं भी वजूद नहीं होता, वो किसी भी पार्टी में नहीं होता। आपको ये बता दूं मैं, आपको किसी भी पार्टी में नहीं होता उनका वजूद, ना हमारी पार्टी में होगा। और वो जिन पार्टियों में गए हैं, थोड़े दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि उनको जब नहीं मिला तो वो वहां से भी भाग जाएंगे। चलिए, बीजेपी की तरफ से हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरिशचंद्र श्रीवास्तव जी, जो तीसरे चरण का चुनाव होना है उसमें समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा प्रभुत्व है, समाजवादी पार्टी के वोटर सबसे ज्यादा माने जाते हैं। आने वाला जो तीसरे चरण का चुनाव होगा, आपका क्या आने वाले समय में उम्मीद है कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी और जो सीटें मिलेंगी उनका आधार क्या होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी की दुकान बंद होने जा रही है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिन लोगों ने ये बात कही थी कि हमारी परीक्षा है, हमने 5 साल काम किया है, अब हम उसकी परीक्षा देने वाले, वो परीक्षा से पहले ही क्लासरूम छोड़ के भाग गए और कांग्रेस का दामन थामा कि कांग्रेस की वजह से ही किसी तरह से बच जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन की आंधी देख के कांग्रेस के लोग इतने डेस्परेट हो गए कि जिस प्रियंका गांधी की सभाओं को लेकर के सब बहुत उत्साहित थे, वो सभा करने निकल ही नहीं पाए। तो ये जो इन लोगों का जो हरिचंद्र जी, आपका कहना है कि प्रियंका गांधी के सहारे ये लोग कह रहे थे कि वो जनसभाएं करेंगी और वो सामने नहीं आई, लेकिन प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में राहुल गांधी के साथ मंच साझा किया और लोगों को संबोधित भी किया। लेकिन रायबरेली पूरा उत्तर प्रदेश नहीं है ना, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। ये बात आपकी सही है, उत्तर प्रदेश पूरा बड़ा राज्य है, लेकिन रायबरेली लोगों का नजरिया केवल बिल्कुल अपने उसी अमेठी और रायबरेली तक बचाने का है, जिसको बड़ी मुश्किल तमाम पिछले 2014 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव जी के सहयोग से बचा पाए थे, तो बात अलग की है। लेकिन वास्तविकता ये है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और उसकी जो जनता की आकांक्षाओं पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार ने पानी फेरा, और पानी नहीं फेरा बल्कि इतना हताश निराश किया कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है ये इनके सरकार के मंत्री के कारनामे के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए। और ये हालत ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहेगा तब किसी का FIR दर्ज होगा। बिल्कुल बिल्कुल हरिश्चंद्र, और उसके FIR दर्ज होने के बाद इनके विधायक और मंत्री गिरफ्तार नहीं होंगे बलात्कार जैसे केस में। बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से सत्याबेन जी लगातार बनी हुई है। सत्याबेन जी, तीसरे चरण का जो चुनाव होना है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा है, आपके उम्मीदवार भी मैदान में हैं। आपको क्या उम्मीदें हैं कि आने वाले इस तीसरे चरण के चुनाव में आपकी पार्टी की जो प्रदर्शन जो होगा वो कैसा रहेगा और कितनी सीटें मिलेंगी, और सीटें मिलेंगी तो वो कहां से आपकी पार्टी को सीटें मिल सकती हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो तीसरे चरण का चुनाव हो रहा है, इसमें 62 सीटों पे चुनाव हो रहा। अब मैं जो हमारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कम से कम 35 सीटों से ज्यादा मिल सकती हैं, क्योंकि ये यहाँ समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का भी बहुत इसमें प्रभाव वाला इलाका है। जब भी हमारे भाई भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो गायत्री प्रजापति का नाम लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दखल देके उनके ऊपर रेप का केस डराया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। किसी के लिए भी हो सकती है, मैं मानती हूँ, लेकिन क्या अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राष्ट्रद्रोह में ISI के लिए और पाकिस्तान के लिए जासूसी सत्याबेन जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो हमेशा होती रही है, हम यहाँ पर चुनाव की बात कर रहे हैं और बेहतर यही होगा कि हम चुनाव पर ही आगे चर्चा करें। फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा कि तीसरे चरण में आपकी पार्टी का प्रदर्शन किस तरीके का रहेगा सपा के साथ? ये फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा कि जो तीसरे चरण का मतदान होना है उसमें सपा के साथ आप गठबंधन में है, किस तरीके का प्रदर्शन आपके गठबंधन का रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। हमारा मिला जुला जो हमारा गठबंधन है, गठबंधन का बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने आपसे कह दिया कि 35 सीटों से ज्यादा हमारी आ जाएंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्याबेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी लगातार बने हुए हैं बीजेपी की तरफ से। सत्याबेन ने तो हरिश्चंद्र जी साफ कर दिया कि 35 सीटें हमें मिलने की संभावना है। आपकी तरफ से क्या उम्मीद जताई जा रही है तीसरे चरण के मतदान में, किस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का रहेगा? देखिए,
जिस तरह से पहला और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी को 90 से ज्यादा सीटें पर विजय हासिल होने की पूरी उम्मीद है, ठीक उसी तरह से आप ये देखिएगा कि कम से तृतीय चरण में हमें कम से कम 45 सीटें मिलेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरिवंश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऋतु सिंह जी बीएसपी की तरफ से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। बीएसपी का प्रदर्शन किस तरीके का रहेगा ऋतु सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस ने 35 और बीजेपी ने 45 सीटों का दावा कर दिया। बीएसपी का प्रदर्शन जो है वो उतना उम्मीदों के हिसाब से नजर नहीं आता, क्योंकि जो प्रचार किया गया है उसमें भी सिर्फ सर्वे सर्वा मायावती रही। तो तीसरे चरण के चुनाव में आपकी पार्टी का क्या प्रदर्शन रहेगा और आपको कितनी सीटें मिलने की संभावना है? कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है, तब इनका टोकरा इन दोनों पार्टियों का साफ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्याबेन, हरिवंश श्रीवास्तव जी और ऋतु सिंह जी, जो कि अलग अलग पार्टियों से कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए थे। और तीनों ही पार्टियों के नेताओं का दावा था कि उनकी पार्टी आने वाले तीसरे चरण के मतदान में अच्छा प्रदर्शन करेगी और आने वाले समय में उन तीनों का दावा है कि उनकी तीनों की पार्टी ही सत्ता में काबिज होगी। और वो कौन सी पार्टी होगी जो उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होगी, वो आने वाला 11 मार्च बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।